Hello everyone, this is Vishwani Bansal. Welcome to Unacademy Judiciary. So, in today's video, we are going to revise some provisions of Indian Contract Act. This video is helpful for your Haryana ADA exam and for other state judiciary exams also. So, I am going to start with your section that is 124 से हम इस वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे. So, सेक्शन जो चैप्टर 8 है CPC का, दिस डील्स विद इंडेमनिटी एंड गारंटी के साथ ये डील करता है. So what is a contract of indemnity? That is defined your section 124. So you need to remember this section. This says a contract by which एक पार्टी जो जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को सेव करने से फ्रॉम द लॉस जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. So a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person is called as a contract of indemnity. तो A कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनीफाई करने के लिए B को. ये क्या करता है? A कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनीफाई करने के लिए B को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच C may take against B in respect of certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. तो A ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इंडेमनीफाई करेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स के जो सी कर सकता है बी के अगेंस्ट. ठीक है, किसी उसने 200 रुपये लेंगे उसके अगेंस्ट. सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है ए ने क्या किया? ए ने प्रॉमिस किया कि वो सेव करेगा. ए ने प्रॉमिस किया कि वो सेव करेगा अगर उसको कोई भी लॉस होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर ठीक है बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. Now, what are the rights of indemnity holder when sued? So, the promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promiser. वो रिकवर कर सकता है promiser से सारे damages जो उसको कंपेल किए जाते हैं पे करने के लिए किसी सूट में. ठीक है, जिसमें प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा. सारी कॉस्ट जो उसको कंपेल की जाती है पे करने के लिए सूट में वो रिकवर कर सकता है. सारे सम्स जो उसने पे किए हैं अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट. तो ये सारी चीज़ें जो है इंडेमनिटी होल्डर का राइट है. ठीक है, कि वो जो है दैट ही कैन रिकवर दैट फ्रॉम द प्रोमिसर. नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर क्या होता है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस कि प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म होगा या डिस्चार्ज टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन अगर वो कोई भी डिफॉल्ट करता है. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो इफ सपोज ए ने बी को पैसे दिए. ठीक है, इसने जो है सी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे दे दिया कि अगर ये कोई भी डिफॉल्ट करता है आई विल पे दिस मनी या फिर मैं डिस्चार्ज कर दूंगा लाइबिलिटी से. दैट इज व्हाट इज दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सो द पर्सन जो पर्सन गारंटी देता है वो क्या हो गया? श्योरिटी. अगर सी ने ए के रिगार्डिंग गारंटी दी कि ठीक है कि जो इसने पैसे लिए हैं ठीक है वो मैं दे दूंगा. दैट इज सो सी क्या हो गया? श्योरिटी. द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन. अगर ए के लिए उसने गारंटी दी है तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन. अगर बी को ये गारंटी दी गई है कि ए ने जो पैसे लिए हैं वो मैं वापस कर दूंगा देन बी कौन हो गया? बी से पैसे लिए थे तो दिस इज द क्रेडिटर. सो गारंटी जो है वो ऑरल भी हो सकती है रिटर्न पे. सी जो है श्योरिटी वो गारंटी ऑरली भी दे सकता है वो राइटिंग में भी दे सकता है. So anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. अगर कोई भी चीज कही जाती है कोई भी प्रॉमिस दिया जाता है बेनिफिट के लिए प्रिंसिपल डेटर के दैट इज द सफिशिएंट कंसिडरेशन. श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव होती है विद द प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, दैट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग गारंटी. अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस. अगर कोई गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस पे एक्सटेंड करिए तो उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहेंगे. तो एक क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है? दैट इज गिवन इन योर सेक्शन 130. दिस सेज अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड. इसको किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को लेके बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर. अगर वो नोटिस दे देता है क्रेडिटर को कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए जो है मैं गारंटी नहीं लूंगा आई एम जस्ट रिवोकिंग दिस गारंटी देन दैट कैन बी रिवोक्ड. नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ. अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की ठीक है देन दैट इज अ रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. दैट इज फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेके जो है वो वहीं पे रिवोक हो जाएगी अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है.
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इसने जो है इसको पैसे देने थे, सी उसमें श्योरिटी था, अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस कर लिए, सी को इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, सी को इसके बारे में पता ही नहीं, तो वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को कोई भी ट्रांजैक्शन जो उसके बाद होती है। तो दिस सेज एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट। अगर कोई भी वेरिएंस, कोई भी चेंजेस लाए जाते हैं बिना श्योरिटी के कंसेंट के इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को कोई भी ट्रांजैक्शन को लेके, दैट इज सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो ये कहता है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो जाए, अगर प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो जाए उस चीज से, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। या फिर अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन करता है क्रेडिटर, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया, तो दैट मीन्स कि श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज। सो the surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. Let's see an example to understand this. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ एक फिक्स्ड प्राइस के लिए, ठीक है, फॉर ए फिक्स प्राइस, कि वो एक हाउस जो है वो बिल्डअप करेगा बी के लिए इतने स्टिपुलेटेड टाइम में। उसमें मेंशन थे कितने स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है, वो जो है एक फिक्स प्राइस पे ये घर बनाएगा बी के लिए। बी जो है उसको जो भी नेसेसरी टिम्बर चाहिए होता है उसको सप्लाई कर देता है। सी गारंटी कर देता है यहाँ पे बी को कि ए जो है अपनी परफॉर्मेंस करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, वो स्टिपुलेटेड टाइम में वो जो है घर बना के दे देगा। बी यहाँ पे ओमिशन कर देता है, ठीक है, बी को नेसेसरी टिम्बर जो है वो सप्लाई करनी होती है, बी ओमिट कर देता है, वो सप्लाई ही नहीं करता टिम्बर। तो अगर उसने ही ओमिशन कर दी, ठीक है, दैट इज क्रेडिटर ने ही ओमिशन कर दी, तो सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप, तो सी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर सेक्शन 134। Next is this says a contract between creditor and principal debtor by which creditor makes a composition with or promises to give time or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assents to such contract. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जिसमें क्रेडिटर जो है कॉम्पोजिशन करता है या वो प्रॉमिस करता है कि वो टाइम देगा, ठीक है, वो इतना टाइम दे देता है प्रिंसिपल डेटर को, या फिर वो उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेगा, देन वो डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को, अनलेस की श्योरिटी जो है जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को है वो सेंड ना दे दे कि ठीक है दिस इज फाइन। नेक्स्ट इज श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि टाइम दिया गया है प्रिंसिपल डेटर को, दैट इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन, अगर वो किसी तीसरे पर्सन के साथ किया गया है नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी वहां पे डिस्चार्ज नहीं होगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। दिस सेज सी जो होल्डर है ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज का, दैट इज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी। सो ए कौन है, श्योरिटी है वो बी के लिए, एंड एक्सेप्टेड बाय बी, ठीक है, उसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एम के साथ कि वो टाइम देगा बी को। इसने क्या कि इसने थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को टाइम देगा, तो यहाँ पे ए इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज इसने प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है, ही हैज मेड कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर पर्सन, दैट्स व्हाई श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट सेज दैट क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety. इसका मतलब क्या है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। Suppose B owes to C a debt that is granted by, ठीक है, B ने जो है C को पैसे देने हैं, उसके लिए जो है A ने श्योरिटी दी हुई है, गारंटी दी है, जो डेट है वो पेबल हो जाता है, डेट आ जाती है, ठीक है। सी जो है फिर भी उसको सू नहीं करता बी को, बी ने पैसे नहीं दिए टाइम पे, सी तब भी उसको बी को सू नहीं करता है। एक साल के लिए जब से वो डेट जो है वो पेबल हो जाता है, तो एक साल हो गए हैं कि उसको पे करना था, डेट आ गई, वो स्टिल उसको कोई भी एक्शन नहीं लेता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी श्योरिटीशिप से।
सो ये था मियर फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर, कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करेगा या रेमेडी को इन्फोर्स नहीं करेगा इतने टाइम पीरियड तक, वो डिस्चार्ज नहीं कर देता है श्योरिटी को। नेक्स्ट इज द रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। अगर को श्योरिटीज है, एक से ज्यादा श्योरिटी है, तो अगर रिलीज कर देता है क्रेडिटर उनमें से एक को, तो बाकियों को डिस्चार्ज नहीं कर देता है। नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर श्योरिटीज। अगर जिसको रिलीज किया गया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी श्योरिटीज को लेके, तो उसको लेके भी डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट इज राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। अगर जो गारंटी डेट है अगर वो ड्यू हो गया या डिफॉल्ट कर दिया प्रिंसिपल डेटर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से जो उसने गारंटी की है, तो श्योरिटी जो है पेमेंट देके या परफॉर्मेंस देके जिसके लिए वो लायबल है, ठीक है, जिसके लिए उसने इन्वेस्ट किए थे सारे राइट्स, इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो उसको वो सारे राइट्स मिल जाते हैं जो क्रेडिटर के होते हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, कि उसने जो भी पेमेंट की वो बाद में प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है। Next, surety's right to benefit of creditor's sureties. So this says a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such surety or not. If the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged from the extent of the value of the security. इसको समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे। ये कहता है कि सी एडवांस देता है बी को अपने टेनेंट को 2000 रुपए ए की गारंटी के ऊपर। सी ने क्या किया, बी उसका टेनेंट है, उसको 2000 रुपए ले ली एंड ए ने उसकी गारंटी ले ली। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2000 रुपीज बाय अ मोर्टगेज ऑफ बीज फर्नीचर। ठीक है, उसने तो गारंटी ले ली। सी के पास फर्दर सिक्योरिटी, जब उसने पैसे लिए तो उसके पास फर्दर सिक्योरिटी है, उसने बी का फर्नीचर जो है मोर्टगेज पे रखवा लिया। सी ने क्या किया, सी कैंसिल कर देता है मोर्टगेज को। ठीक है, सी ने उस मॉर्गेज को कैंसिल कर दिया। बी जो है बाद में इंसॉल्वेंट हो जाता है एंड सी इसके लिए जो है ए को सू कर देता है गारंटी के लिए कि उसने जो भी गारंटी दी है वो उसके पैसे दे। नाउ ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, क्योंकि जब उसने मॉर्गेज लिया उसने उसके बिना पूछे उसको कैंसिल कर दिया, तो श्योरिटी को भी एंटाइटल्ड है, उसको बेनिफिट मिलेगा हर सिक्योरिटी का जो क्रेडिटर के पास है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। नाउ ए इज डिस्चार्ज कितने एक्सटेंड तक, टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। यहाँ पे अमाउंट कितना था, 2000 रुपीज ही जो है बाय मोर्टगेज ऑफ पीस फर्नीचर का था। अगर कोई गारंटी ऑब्टेन की जाती है मिस रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज इनवैलिड। अगर कोई गारंटी ऑब्टेन की जाती है कंसीलमेंट से, दैट इज इनवैलिड। So any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation, ठीक है, made by the creditor or with the knowledge or assent, अगर कोई गारंटी ली जाती है जो क्रेडिटर ने ली है by keeping silence as to the material circumstances, that is invalid. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज को श्योरिटीज लायबल है कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज हैं सेम डेट या ड्यूटी के लिए, जॉइंटली या सीवियरली, ठीक है, सेम या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। सो को श्योरिटीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो इक्वल पे करेंगे जो भी होल डेट है या पार्ट ऑफ इट जो भी रिमेन रह गया है पे करने के लिए प्रिंसिपल डेटर। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज योर बेलमेंट, बेलर एंड बेली क्या होते हैं। तो बेलमेंट का मतलब क्या है, बेलमेंट का मतलब है कि डिलीवर करना गुड्स को, जो कि एक पर्सन करता है दूसरे को कुछ पर्पस के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो उसको वापस दे देगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा जो भी डायरेक्शंस दी हैं जिसने उसको डिलीवर किया है ना। पर्सन जो डिलीवर करता है गुड्स हम उसको बेलर कहते हैं, जिसको गुड्स डिलीवर की जाती हैं उसको बेली कहते हैं। ठीक है, सो पर्सन जो गुड्स को देता है उसको बेलर कहते हैं, डिलीवर करता है, जिसको डिलीवर की जाती है उसको बेली कहते हैं। डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, डिलीवरी टू बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कोई भी चीज ठीक है जिसका इफेक्ट हो कि दूसरे को पोजेशन में जो है दूसरे को पोजेशन देना उसका, ठीक है, सो दैट इज द डिलीवरी टू गुड्स। तो बेलर की ड्यूटी है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट है गुड्स में वो उसको जब वो गुड्स बेल करता है उसको डिस्क्लोज करे। So this says the bailor is bound to disclose to the bailey fault in the goods bailed of which the bailor is aware, जिसके regarding bailor को aware है, and which materially interfere, जो materially interfere करता है उसके use में या expose में, जो bailey को extraordinary risk पे expose करता है, and अगर वो ऐसा disclosure नहीं करता है तो वो responsible है कोई भी damage अगर bailey को होता है उस fault से। For example, A जो है horse जो है lend करता है, जो उसको पता है कि vicious है B को,
वो डिस्क्लोज नहीं करता है इस फैक्ट को लेके कि हॉर्स इज विशियस। तो जो हॉर्स है वो भाग जाता है, दैट रन्स अवे। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, सो ए इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसको पता था हॉर्स के बारे में, उसने नहीं बताया उसको, सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर जो गुड्स बेल की हैं हायर के लिए, ठीक है, तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है ऐसे डैमेज के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो उसके अवेयर था या नहीं कि ये गुड्स में फॉल्ट है या नहीं। वैसे तो हमने क्या देखा कि बेलर अगर अवेयर है तो वो लायबल है, बट अगर गुड्स हायर पे दी है तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है कोई भी अगर फॉल्ट है गुड्स में। दिस डज नॉट मैटर कि वो अवेयर था या नहीं। अगर ए ने हायर किया कैरियज ऑफ बी, कैरियज जो था वो अनसेफ था, जबकि बी को इसके बारे में पता ही नहीं था, बेलर को इसके बारे में पता ही नहीं था, बट ए को इंजरी होगी तो बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर दैट इंजरी। बी रिस्पॉन्सिबल है। केयर टू बी टेकन बाय द बेली, सो इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट, जितने भी बेलमेंट के केसेस हैं, बेली जो है वो बाउंड है कि वो केयर करे, जैसे कि एक मैन जो है ऑर्डिनरी प्रूडेंस का, वो सिमिलर सर्कमस्टांसिस में अपनी खुद की गुड्स की केयर करता है। नेक्स्ट इज बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एटसेट्रा फॉर थिंग्स। जो बेली है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, वो लायबल नहीं है बेली, ठीक है, एब्सेंस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, वो लायबल नहीं है किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियोरेशन ऑफ द थिंग बेल्ड के लिए, अगर उसकी जो है अमाउंट ऑफ केयर की गई है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन 151। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, अगर बेली जो है वो नहीं एक्ट करता जिसके लिए गुड्स बेल की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को जो है हायर पे एक हॉर्स दिया, ठीक है, उसकी खुद की राइडिंग के लिए, बी जो है उसको एज ए कैरियज के लिए यूज करने लगे, तो ये ए के ऊपर है कि वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को। सो अगर बेली जो है कोई गुड्स को यूज करता है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ बेलमेंट नहीं है, ठीक है, तो जो है वो लाइबल है बेलर को कि वो कंपनसेशन देगा अगर कोई भी डैमेज कॉज होता है गुड्स को उसके यूज की वजह से। दिस इज लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड गुड्स यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अगर इफेक्ट क्या होगा मिक्सचर का विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली, अगर जो बेली है वो बेलर के कंसेंट के साथ उन गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी खुद की गुड्स के साथ, एंड बेलर एंड बेली का जो है उसका उनका जो इंटरेस्ट होगा इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स होगा इन द मिक्सचर 10%। अगर यहाँ पे तो है कि वो अगर बेलर के कंसेंट के साथ करता है, अगर वो बिना बेलर के कंसेंट से करता है फिर क्या होगा? अगर जो बेली है वो बिना बेलर के कंसेंट के अगर वो गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी खुद की गुड्स के साथ, एंड गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज बट द बेली इज बाउंड टू बेयर। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? बेली बेयर करेगा एक्सपेंसेस सेपरेशन या डिवीजन के। अगर कोई डैमेज अराइज होता है तो वो बेली ही बेयर करेगा। वाई? क्योंकि उसने बेलर का कंसेंट ही नहीं लिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। 156 में गुड्स को सेपरेट किया जा सकता था, यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर गुड्स को नहीं सेपरेट किया जा सकता, अगर बेली बिना बेलर के कंसेंट के गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी खुद की गुड्स के साथ इस मैनर में कि वो इम्पॉसिबल है कि उन गुड्स को सेपरेट किया जाए अदर गुड्स से एंड उनको डिलीवर देम बैक, तो बेलर इज एंटाइटल, तो बेलर को कंपनसेशन देगा बेली जो भी उसको लॉस हुआ है फॉर द लॉस फॉर द गुड्स। रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस, अगर जो कंडीशंस हैं बेलमेंट की जिसके लिए गुड्स को रखा गया है, कैरी किया गया है, ठीक है, अगर बेली ने वो कर दिया एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेन्यूमरेशन हैव वर्क डन, द बेलर शेल रीपे टू द बेली, ठीक है, चाहे उसको कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिले तो बेलर बट उसको वो देगा नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी उसने लगाए हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेच्युइटली, जो लेंडर ऑफ थिंग्स है फॉर यूज में एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न, अगर लॉन जो है वो ग्रेटिट्यूस है इवन दो इट ही लेंट इट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। सो दिस सेज के बेली को जो है गुड्स वापस करनी होगी जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है या फिर वो पर्पस जो है वो अकम्प्लिश हो जाता है। व्हाट इज बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ड्यूली रिटर्न नहीं हुई है, अगर बेली के डिफॉल्ट की वजह से गुड्स रिटर्न नहीं हुई है, डिलीवर नहीं हुई है, टेंडर नहीं हुई है प्रॉपर टाइम पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल है बेलर को किसी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियोरेशन ऑफ गुड्स के लिए फ्रॉम दैट टाइम। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट बाय डेथ, अगर कोई ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी अगर बेलर या बेली की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, so this says the bailor is responsible to the bailee for any loss
ठीक है, जो बेली सस्टेन करता है बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। सो बेलमेंट अगर सेवरल ऑनर्स करते हैं तो बेली उनको डिलीवर करेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस जो भी उसको दी गई है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। इसके बाद आपने इसमें पढ़ना है बेलीज पार्टिकुलर लियन, यू कैन जस्ट स्टडी दिस। नेक्स्ट इज दैट इज जर्नल लियन और बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फ्रिंजर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रेकर्स। दिस इज अगर कोई भी गुड बेल की जाती है उनको, बट नो अदर पर्सन हैज अ राइट टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंस गुड्स बेल टू देम अनलेस देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द। सो ये कहता है कि अगर ये जो है बैंकर्स, वॉर फ्रिंजर्स, अटॉर्नीज ऑफ द हाई कोर्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो रिटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जो भी उनको गुड्स बेल की है, बट और किसी पर्सन के पास ऐसा राइट नहीं है जब तक कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसके इफेक्ट को लेकर। सो आई जस्ट होप हमने जो है इंडेमनिटी के सेक्शंस जो आपके इंपॉर्टेंट थे एंड बेलमेंट के सेक्शंस वी हैव जस्ट रिवाइज्ड। यू कैन जस्ट ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, there is a special offer that is running on Unacademy, that is 25% off is going on Unacademy. You can just avail this opportunity. ये offer जो है कल खत्म हो जाएगा। You can just use this code to take the subscription of Unacademy. लेने के लिए आप ये code use कर सकते हैं। Number of batches are running on Unacademy according to your state, according to your exam आप उसको join कर सकते हो। You can see on the screen number of different batches according to the states. सो मेंस के लिए अलग से बैच है, रैपिड रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए अलग से बैच है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना है उसके लिए अलग से बैचेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टेट डिफरेंट बैचेस आर देयर, नंबर ऑफ मल्टीपल बेनिफिट्स आर देयर। So thank you so much learners. I'm just ending the session here only. You can just join me on the Telegram channel. Link and details you will get it.